तो चलो बच्चों हम लोग अपना 105 अब रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो हम लोग ने अभी तक कौन कौन सा रिवाइज कर लिया फटाफट आ जाओ देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी रिवाइज किया है, अभी अभी रिवाइज किया है 16 रिवाइज किया है। और हमने कौन सा रिवाइज किया है, 20 रिवाइज किया है। अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं 105। 105 क्या होता है बच्चों? आवाज़ आ रही है ना आपको? एक बार चेक कर लूँ मैं। हम्म आवाज़ आ रही है? ठीक है सर, आवाज़ आ रही है। मैं तो देखो, इंडिया 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो सर नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल होता क्या है? तो सर नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो असेट्स होता है जो आप प्रेजेंट कंडीशन में ही इमीडिएट सेल करने के लिए रखे हो। मतलब सर, हम अगर प्रेजेंट कंडीशन में मतलब जैसी वो कंडीशन है उसकी, आप वैसी ही उसको बेच दोगे। ऐसा नहीं कि आप उसको में कुछ इम्प्रूवमेंट करा के बेचोगे। बहुत सारे कंडीशन है, अब सारे रिवाइज करा रहा हूँ। कि सबसे पहला कंडीशन था कि भाई इमीडिएट सेल कर दोगे एज इट इज़ प्रेजेंट कंडीशन में। तो इसमें मैंने आपको इसका कुछ मतलब ये बताया था कि अगर मान लो वो असेट्स यूज़ में है तो क्या वो हेल्ड फॉर सेल मानी जाएगी? नहीं, वो उसको आप हेल्ड फॉर यूज़ नहीं होना चाहिए, वो हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। ओके सर। अगर आप ये कह रहे हो कि सर उसमें कुछ वैल्यू इंप्रूव करा के हम तब बेचेंगे, तो भी सर यहाँ पे इंडिया 105 कवर नहीं होगा। मतलब तुरंत वो जैसी वो है प्रेजेंट कंडीशन में, आप उसको बेचने के लिए रेडी हो तो ही 105 लगेगा। तीसरा, आप प्लान कर लिए हो बेचने के लिए लेकिन आप कह रहे हो कि फ्यूचर में बेचेंगे, तो भी सर ये कवर नहीं होगा। राइट नाउ आपको सब देखना है कि क्या वो प्रेजेंट कंडीशन में बेचने के लिए आपने रखा है, तो ही आपका 105 में कवर होगा। दूसरी कंडीशन, सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। सेल हाईली प्रोबेबल कब होता है बच्चों? जब कुछ कंडीशन फुलफिल हो। पहला कि मतलब मैनेजमेंट ने प्लान कर दिया बेचने के लिए। दूसरा, बायर ढूंढ रहे हैं। तीसरा, रीजनेबल प्राइस रखा है। चौथा, 1 साल के अंदर आप बेच दोगे। ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चौथा कंडीशन जो 1 साल वाले है, ये कभी कभी मतलब कभी कभी इस पे रियायत दी जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीजन की वजह से जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जैसे अगर मान लो कोई प्लॉट अगर कोई बेच रहा है, बायर भले ही मिल गया है, अग्रीमेंट भले भी हो गया है, लेकिन बायर इसमें क्या करता है कि कुछ मुआयना वगैरह कराता है जो जिसमें टाइम लगता है ना, कुछ कॉम्प्लायंस वर्क में टाइम लगता है, तो वो उन चीज़ों से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, 1 साल के अंदर वाली जो कंडीशन थी वो कब आपकी जो है कुछ छूट दी जाती है, जैसे कुछ इसमें डैमेजेस हो गया, उसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट कराना पड़ा और वो डैमेजेस अननोन था, नोन डैमेज नहीं था, आपको पता नहीं था इसके बारे में, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल था। और इसी मैंने आपको ये भी ऐड किया था कि कभी कभी क्या होता है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो कंडीशन आपने शुरू में रखी थी वही कंडीशन उसमें आ जाए। वो मतलब 1 साल अगर आप कह रहे हो कि 1 साल में असट बिक जाएगी, मतलब आप ये मान के चले थे कि 1 साल में एसेट्स बिक जाए, लेकिन वो नहीं बिकी, तो क्या आप उसको हेल्ड फॉर सेल अगले साल नहीं मानोगे? तो इसीलिए बोला गया कि आप अगर वो एसेट्स नहीं बिकी और हमें अभी कुछ एविडेंस है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं 105 लगेगा। जैसे पहला एविडेंस कि आप अभी भी एक्टिवली उस एसेट्स को ट्रेड कर रहे हो, कस्टमर को ढूंढ रहे हो और प्राइस भी आपने कम किया है और आपका प्लान चेंज नहीं हुआ है, आप अभी भी उसको सेल करने के लिए रखे हो। तो सर ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। कभी कभी कुछ डिस्पोजल ग्रुप भी होता है। सर इंडिविजुअल एसेट्स है तो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल फॉर इंडिविजुअल एसेट्स हो जाएगा। कई सारे एसेट्स का ग्रुप है तो वो ग्रुप ऑफ एसेट्स बन जाएगा। कैन बी सीजीयू भी हो सकता है, मल्टीपल सीजीयू, कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो सर मैंने आपको बताया था कि इस ग्रुप में अगर मान लो कोई एसेट स्कोप इन एसेट्स है, कोई स्कोप आउट, स्कोप इन स्कोप आउट का एसेट्स का मतलब ये हुआ कि जो 105 में कवर होता है वो स्कोप इन एसेट, जो 105 में कवर नहीं होता वो स्कोप आउट एसेट, जैसे इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया। तो ये सारे अगर उसमें कवर है आपके ग्रुप में, तो ये सब अपनी अकाउंटिंग पहले जहाँ जहाँ जो जैसे जैसे होती है, जैसे इन्वेंट्री की अकाउंटिंग इंडेक्स 2 में होती है, तो वो इंडेक्स 2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करके आएगी। फिर वो यहाँ पे ग्रुप में वैल्यूएशन होगा। ठीक है बच्चों, डिस्पोजल ग्रुप हो गया। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर के लिए अगर कुछ रखा है आपने, मतलब जैसे कि कोई क्या कार गिफ्ट देने के लिए आपने ओनर के लिए रखा है, तो इसमें भी सेम रूल जैसे 105 का अप्लाई होता है वैसे ही यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है इन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी के शेयर सेल करने की वजह से उसमें आपके कंट्रोल खो गए, अगर आपने कंट्रोल खो दिया तो उसके सारे असेट्स लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होंगे? सर आपका 105 उन सारे असेट्स पे लगेगा। कैसे अकाउंटिंग होगा वो भी बताऊंगा, अभी घबराओ नहीं पूरा। तो लॉस ऑफ कंट्रोल वाला हो गया। और मैंने आपको बताया था कि नॉन करेंट ऐसे हेल्ड फॉर सेल एक्सचेंज के थ्रू भी हो सकता है, मतलब ये जो सेल के लिए रखा है वो एक्सचेंज ऑफ असेट्स वाला भी पॉइंट इसमें कवर हो सकता है। वही सेम रूल जैसे हम लोग इंडेक्स 40 में पढ़े हैं, इंडेक्स 16 में पढ़े हैं। फिर ठीक है,
फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसेट आपने अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो मतलब उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं किया, वो अभी भी आपके यूज में है, बस उसको आपने अबेंडन मतलब आप उसको छोड़ दिए हो लेके, तो अभी भी उसकी डिप्रिशिएट कर रहे हो, अभी भी वो कहीं ना कहीं यूज में है, तो भाई उस पर 105 नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई एसेट्स आपने खरीदा ही है सेल करने के लिए, तो उसमें आपको ये बोला गया, उसमें आपको कंडीशन क्या देखना है कि 1 साल में तो बेच दोगे, ये कंडीशन तो है, लेकिन बाकी की और सारी जो कंडीशन है वो 3 महीने में फुलफिल हो जानी चाहिए। कि बाकी कौन सी कंडीशन, प्लान टू सेल द असेट्स है ना, बायर ढूंढ रहे हो, रीजनेबल प्राइस है, तो ये सारी चीजें 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो भी वो हेल्ड फॉर सेल के दायरे में आ जाएगा। तो अब तो सर ये सारी चीजें हो गई, फिर इसके बाद अब आपको ये बात देखना है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, ऐसे करेंगे। और अगर मान लो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर का देखना है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के असेट्स के लिए रखा है उसके कैरिंग अमाउंट, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स के लोगे लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे आप रिकॉर्ड करोगे। और अगर मान लो कोई आपका डिस्पोजल ग्रुप है, तो डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप आप रिकॉर्ड मतलब विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि बच्चों, अगर मान लो ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब जो ये कॉस्ट टू सेल हो रहा है, ये अगर अगले साल लगेगी, तो ये आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आप इसको लेके आओगे और रिकॉर्ड करोगे। और जो ये कॉस्ट टू सेल का 1 महीने का जो टाइमिंग डिफरेंस होगा, वो हमारा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों, अगर मान लो कोई ग्रुप ऑफ असेट्स में कोई, क्योंकि बहुत सारी असेट्स होती हैं, तो ग्रुप ऑफ असेट्स में जैसे वो डिस्पोजल ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप में कई सारे असेट्स है, तो जो जो असेट्स पहले जैसे टू का है, तो वो अपनी टू पे जैसे वैल्यू होता है वो होके आएगा। फिर उसके बाद ग्रुप की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर ग्रुप में कंपेयर करेंगे, फिर जितना लॉस आएगा ग्रुप की वैल्यू को, वो हमारा जिस असेट पे 105 लगता है उस पे चार्ज हो जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर सर। फिर मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, उसको अगर आप एक्वायर कर रहे हो, तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉर्ड होता है इनिशियल रिकॉग्निशन के समय। मतलब हेल्ड फॉर सेल के लिए अगर कोई असेट्स आपने परचेज की हुई है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को लेके, तो वो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करोगे। और फिर मैंने आपको एक पॉइंट इसमें ये भी बताया था कि अगर आपका नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लग गया, तो आप डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बंद करोगे। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए था बच्चों, क्योंकि आप उस एसेट्स को ऑलरेडी उसकी औकात पे लेके आ रहे हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे, तो हर साल उसकी वैल्यू कम कर दे रहे हो, तो इसलिए डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इस एसेट्स में इंपेयरमेंट लॉस हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे। सबसे पहले अगर कोई गुडविल है तो उससे चार्ज करोगे, गुडविल नहीं है तो फिर कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप बांट लोगे। और अगर रिवर्सल हो जाता है, तो जितना आपने पहले इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है उससे ज़्यादा आप रिवर्सल नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बात बताया कि अगर कोई मान लो चेंजेस इन यूज हो जाए, मतलब आप पहले आपने नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लिया, लेकिन अब उस कंडीशन में नहीं हो रहे हो, आपने चेंज कर दिया अपने यूज के अकॉर्डिंग, आपने फिर से उस असेट्स को पुरानी जो यूज थी उस पर लेके चले गए, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि आप एक मतलब आप असेट्स की कैरिंग अमाउंट निकालो, ये सोचते हुए कि उस पे कभी 105 लगे ही ना। तो डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, जो आपने डेप्रिसिएशन और जो आपने इम्पेयरमेंट रोक दिया है, उसको आप चार्ज करते ही रहो। मतलब ये मान के चलो कि नॉर्मल असेट्स की तरह आप उसको चार्ज करते रहो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व बन रहा है तो वो बनाओ, और जो वैल्यू आ रही है वो, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो, उन दोनों का डिफरेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल में लेके जाएंगे। ओके सर। तो सर हमारा ये हो गया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, हम लोग हाँ हाँ, हमारा रिवर्सल वाला पॉइंट हो गया। रिवर्सल के केस में भी मैंने आपको कुछ बताया था। रिवर्सल के केस में बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि अगर उस असेट्स की, मान लो आपने क्या किया है, उस असेट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वाले असेट्स को आपने रिवर्सल किया, मतलब चेंजेस इन यूज आ रहा है, तो इसमें आपको 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 क्या रेट्रोस्पेक्टिवली बैलेंस शीट भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको कंपैरिजन को देखना है। ओके सर। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर डिस्पोजल ग्रुप है और उसका चेंजेस इन यूज हो जाता है, तो अगर उस ग्रुप में बचे हुए असेट्स हैं और वो इंड एस 105 को कवर कर रहे हैं, तो बचे हुए ग्रुप क्या करेंगे, अपना 105 लगाएंगे। और अगर मान लो इंडिविजुअल असेट्स बचे हैं जो ग्रुप को मतलब, एक सेकेंड, सॉरी। तो अगर मान लो बच्चों, जो इंडिविजुअल असेट्स हैं वो ग्रुप में नहीं है, तो वो उनका देखा जाएगा क्या इंडिविजुअली उन पे 105 लग सकता है। तो अगर इंडिविजुअली 105 भी नहीं लग सकता, तो भाई वो अपना अपना इंड एस लगाएंगे। और मैंने आपको एक बात इसमें ये भी बताई थी, अगर कोई असेट्स मान लो बच्चों ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं, डिस्पोजल ग्रुप का, तो वो वहाँ पे उस पर 105 नहीं लगेगा।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो असेट्स, जैसे मान लो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे आपने 105 लगा दिया, और उसके साथ ही आपकी इन्वेंट्री है, ये दोनों को एक ग्रुप भी बना दिया, तो अगर वो इन्वेंट्री उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, तो वहां पे तो 105 कभी लगेगा ही नहीं ना, वो तो अपना इंडेक्स 2 लगाएगा। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बच्चों कि अगर मतलब इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, तो प्रेजेंटेशन बच्चों सिंपल था। आफ्टर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट, मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, आफ्टर अदर करंट लायबिलिटी और अदर करंट एसेट के बाद हम लोग दिखाएंगे, नेट ऑफ हम लोग नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि क्लास ऑफ द हेल्ड फॉर सेल असेट, मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसका क्लास को आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होगा। लेकिन जो आपकी वो कंपनियां होती हैं न्यूली एक्वायर्ड, मतलब सब्सिडरी जो कंपनियां होती हैं, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं था। क्यों ऐसा है बोला गया था कि बच्चों, क्योंकि अभी अभी वो एक्वायर हुई है, तो उनको ये थोड़ा छूट दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन करेंट हेल्प फॉर सेल से रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंसेस है, वो हमारे ओसीआई से ट्रांसफर होंगे। ओके सर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, लास्ट टॉपिक, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है कि या कोई असर है, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, या आपने उसको हेल्ड फॉर सेल करने के लिए रखा है, इन दोनों में से एक, और नीचे के कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, कोई भी एक, मतलब ये दोनों, डिस्पोज ऑफ कर दिया, हेल्ड फॉर सेल कर दिया, और नीचे में से कोई भी कंडीशन, जैसे मान लो कि वो क्या है, वो कब माना जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जब वो पूरा जो क्या है, वो एक पूरा, मतलब वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब एक पूरा एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब हम उसको मानेंगे कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। दूसरा, पहला तो ये कंडीशन, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, जियोग्राफिकल एरिया हो गया, मतलब एक एक पूरे, जैसे जैसे मान लो दिल्ली के एक पूरे, मतलब दिल्ली के पूरे एक लोकल इलाके की हमने बंद कर दी वहां पे। ठीक है, तो वो पूरा एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया। दूसरा कंडीशन इसका क्या था कि उसका प्लान, मतलब कि सिंगल प्लान ऑफ डेट डिस्पोज ऑफ हेल्ड ऑफ असेट्स, मतलब हेल्ड फॉर सेल करने के लिए है, मतलब वो उसका क्या है, उसी का पार्ट है। जैसे क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे असेट्स को, कई सारे ग्रुप को बेचने के लिए अगर आपने रख दिया है और वो उसी का प्लान है, तो वो भी हो सकता है। या आपने सब्सिडरी को खरीदा ही है बेचने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में माना जाएगा। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ कि डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो, और तीनों बाकी नीचे के तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाओगे। पहला क्या कि भैया, कि आप क्या कर रहे हो कि मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब प्लान टू सेल जो कर रहे हो आप, वो क्या है, एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या ज्योग्राफिकल एरिया, उसको हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो, तो भाई वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा। दूसरा, कोई भी उसी का, मतलब क्या था, उसी का सिंगल प्लान है ऑफ सच हेल्ड फॉर सेल या डिस्पोज्ड ऑफ आइटम का, ठीक है। और तीसरा, सब्सिडरी को एक्वायर ही किया है बेचने के लिए, तो इन सब में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगा तो आपका वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं हम लोगों ने कुछ छोड़ा तो नहीं है। नॉन करेंट ऐसे हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हेल्ड फॉर सेल डिस्पोजल ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब नॉन करेंट एसेट भी हो सकता है और डिस्पोजल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों, ठीक है। इमीडिएट सेल में होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? सर इमीडिएट सेल में होना चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब अगर अभी भी यूज में हो तो नहीं होगा, इंप्रूव करके बेचोगे तो नहीं होगा, फ्यूचर में बेचोगे तो नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेसेस जैसे कॉम्प्लायंस, वैल्यूएशन, माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटी कोई भी करेगा, वो उसमें नहीं जाएगा। हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, हाईली प्रोबेबल मतलब मैनेजमेंट प्लान कर लिए हैं, बायर ढूंढ रहे हैं, रीजनेबल प्राइस रखे हो, 1 साल में बेच दोगे। कभी कभी ये 1 साल वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो भी अलाउड होता है, जैसे वो रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है, मतलब अनफोर्सिन इशू है, कुछ डैमेजेस डैमेजेस आ गए जैसे, हाँ, एसेट्स नॉट सोल्ड येट, लेकिन एविडेंस अभी भी है कि आप उसको बेचोगे, मतलब क्या कि आप जो अभी भी उस एसेट्स को एक्टिवली मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, प्राइस रिड्यूस कर रहे हो, और आपने प्लान ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है, एक्टिवली अभी भी ट्रेड कर रहे हो, हाँ, प्राइस रिवाइज कर रहे हो, हाँ, चेंज नहीं की हो, ठीक है। और शेयर होल्डर अप्रूवल भी ऑल्सो रिक्वायर होता है इन केस ऑफ कंपनी में, कि आप किस दिन मानोगे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जिस दिन शेयर होल्डर का अप्रूवल आ जाएगा। फिर डिस्पोजल ग्रुप को मैंने आपको बताया कि वन सीजीबी हो सकता है, मल्टीपल पार्ट ऑफ सीजीबी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगर एक बार लग गया, इस स्कोप आउट एसेट, स्कोप इन एसेट भी हो सकता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर वाला पॉइंट बताया, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल वाला बताया, ठीक है बच्चों, एक्सचेंज वाला पॉइंट आपको बताया, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई करंट एसेट्स है, वो उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, डिस्पोजल ग्रुप का, तो उस पे तो कभी 105 लगेगा ही नहीं लगेगा। रीसेल करने के लिए रखा है, तो पहला कंडीशन 1 साल वाला, और बाकी के सारे कंडीशन 3 महीने में फुलफिल हो जाने चाहिए। ओके सर। अबंडन करने के लिए रखा है, तो भाई वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है, ठीक है, टू, मतलब ये टू बी अबंडन है और नॉट क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल। ओके सर, क्योंकि अभी वो यूज में है।
डिस्पोजल ग्रुप पे मैंने आपको बताया, मतलब अकाउंटिंग कैसे, मेजरमेंट कैसे होगा सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ ऑल एसेट इन द ग्रुप, मतलब सबकी फेयर वैल्यू उसी की, मतलब जो जो एसेट्स है इंडिविजुअल एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हो, कॉस्ट टू सेल द एसेट्स, कॉस्ट टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप, कॉस्ट टू सेल द, कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट टू ओनर, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें आती हैं। इनिशियल एक्विजिशन मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करेंगे, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा तो भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल निकालेंगे और उसको फाइनेंस कॉस्ट, उसको पी&एल की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर पहले कोई ग्रुप की है तो उसको पहले उसके इंडियाज के अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे। एक बार आपकी लग गया हेल्ड फॉर सेल तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बंद हो जाएगा। रिवर्सल मैंने आपको बताया कि पहले जो है, मतलब जितना इम्पेयरमेंट लॉस है उससे ज़्यादा नहीं रिवर्सल कर सकते हो। चेंज अगर कर दिया तो ये मान के चलो कभी लगा ही नहीं था, नेवर अप्लाइड, उसकी निकालो और जो ट्रांसफर टू पी&एल में कर दो, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंस आए। और रीस्टेट प्री, मतलब सब्सिडरी वाले को अगर मान लो चेंजेस इन यूज हो रहा है, रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो भाई आपको तीसरी बैलेंस शीट भी एक बनानी पड़ेगी कंपैरिजन पर्पस के लिए, ठीक है। डिस्पोजल ग्रुप में केस में बाकी के बचे हुए अगर क्वालिफाई हैं तो वो चलाएंगे, नहीं अगर एसर्स इंडिविजुअल क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो चलाएंगे, इंडिविजुअल भी नहीं तो बाकी जो भैया वो अपना इन्वेंट्री इंडेक्स 2 लगाएगा, वो खत्म ही हो गया पूरा एक तरीके से सारे लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था बताया था, प्रेजेंटेशन आफ्टर अदर असेस अदर लाइबिलिटी, है ना, ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है ना। नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, क्लास ऑफ असेट्स दिखाना है, लेकिन न्यूली एक्वायर्ड हेल्ड फॉर सेल सब्सिडरी के लिए ये थोड़ा रियायत दिया गया है। एक्सपेंसर आपको ओसीआई इनकम में दिखाया जाएगा, ठीक है। ठीक है। हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन इज नॉट अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, कंपैरेटिव रिमेन अनचेंज, मतलब हेल्ड फॉर सेल क्लास अगर कोई ऐसा तो आप हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको रेट्रोस्पेक्टिवली जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपने इस साल किया हुआ है, ठीक है। गेन और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन विल बी पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पी&एल, मतलब वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ही जाएगा, मतलब हेल्ड फॉर सेल के दायरे में रखा गया है उसको। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्पोज ऑफ कर दिया या हेल्ड फॉर सेल कर दिया, और एनी वन ऑफ द कंडीशन, मतलब डिस्पोज ऑफ करो, हेल्ड फॉर सेल करो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, किसी एक बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, बड़ा पैमाने पर होना चाहिए। हाँ, आपका जो प्लान टू डिस्पोज ऑफ सच, मतलब उसका पार्ट होना चाहिए, इसका कोई पार्ट है या सब्सिडी खरीदाई है रीसाइकल करने के लिए। बस सीधा 105 भी आपका कवर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो।